So good evening everyone. Sorry, good afternoon. Okay. So we will be doing this current affairs January 2023. तो as promised I have already told you कि हर संडे को अभी फिलहाल हम धीरे धीरे YouTube पर प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, ताकि जो लोग हैं सेल्फ प्रिपरेशन मोड में जो आपको तैयारी करना है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ मटेरियल अवेलेबल हो, ताकि वो सही मटेरियल को पढ़ें, ऑथेंटिक मटेरियल को पढ़ें और अपने आंसर्स को सही टिक करके आए बीपीएससी 69 के लिए, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग विल बी फॉर विद रेस्पेक्ट टू बीपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। करंट अफेयर्स जो हम बन रहे हैं बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर करंट अफेयर्स, इट्स नॉट अ जीएस क्लास, ओके। सो जिस तरीके से करंट अफेयर्स आप लोगों को याद रखना है, फैक्ट एंड फिगर्स याद रखने हैं, वो चीज हम यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन जनवरी, अगर आप देखो जनवरी 2023 को स्पेसिफिकली देखो, हर महीने का आएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस पर्सन वाज इन न्यूज। ये पर्सन जो है काफी न्यूज में थे, ठीक है। तो इन पर्सन का नाम क्या है इनका नाम? अ, मंगला राय, ठीक है। ये कौन है? ही इज अ एग्रीकल्चर एडवाइजर टू द सीएम, ठीक है। ही इज एग्रीकल्चर एडवाइजर टू द सीएम। इनके एडवाइस पर बेसिकली अभी क्या प्लान किया जा रहा है कि बिहार में फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप को क्या किया जाए, लाया जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर रोड मैप क्या होता है बेटा? किस तरीके से बिहार में खेती वगैरह होनी है, इस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, हम सीक्वेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बुला रहे हैं? एग्रीकल्चर रोड मैप। तो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप कब आया था? यू नो दिस? It was introduced for year 2008 according to बिहार गवर्नमेंट वेबसाइट, और ये किस पीरियड के लिए वैलिड था? 2008 से 2012 के लिए, ठीक है। तो अभी ये फोर्थ वाला आया नहीं है, अभी इसके बारे में बात चल रही है कि ये आना चाहिए, ठीक है। इट हैज नॉट कम टिल हियर, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये अभी आ रहा है, इसके बारे में बात चल रही है। तो ये जनाब का जो नाम है था, काफी न्यूज में था, तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर एडवाइजर टू द सीएम, मंगल राय। बाकी जब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हैं आपको जो साइड में दिमाग में रखनी है कि बिहार जो है किस किस चीज के प्रोडक्शन में रैंक फर्स्ट करता है, किस किस चीज के प्रोडक्शन में रैंक थर्ड करता है। अब मैं इसको बार बार टाइप करके या बोलकर सुनाऊं तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, दिस सेकंड पार्ट वाज नॉट इन न्यूज, बट चूंकि आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें भी आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप प्रिपेयर होने वाला है, तो हो सकता है आपसे फर्स्ट का नाम पूछ ले कि फर्स्ट कब के लिए वैलिड था, ठीक है। और या तो आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच वी रीड करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, ओके। नेक्स्ट, पहले बिहार स्पेसिफिक करेंगे और फिर इंडिया स्पेसिफिक करेंगे, ठीक है। तो बिहार स्पेसिफिक में अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे, सेकंड टॉपिक फॉर द डे इज बिहार में टूरिस्ट कितने आए, हाउ मेनी टूरिस्ट अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन 2022। 2023 के बारे में तो बात नहीं करेंगे बेटा, अभी तो जनवरी फरवरी हुआ है, ठीक है। 2 ही महीना हुआ है, तो 2 महीना में पूरे साल भर के टूरिस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो 2022 में कितने टूरिस्ट वगैरह आए हैं, उनका लेखा जोखा आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो जब टूरिस्ट आप पढ़ ही रहे हो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लेफ्ट साइड में बिहार टूरिज्म, टैगलाइन क्या है उनका? ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। टैगलाइन क्या है उनका? ब्लिसफुल बिहार, ठीक है ना। अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट को देखोगे इवेंट वाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इवेंट वाइज मतलब कौन से इवेंट में आए, तो कौन सा इवेंट था? सोनपुर फेयर, ठीक है। सोनपुर फेयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट आए, ठीक है, इवेंट वाइज। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन वाइज चीजों को देखोगे कि टूरिस्ट ने क्या प्रेफर किया, तो राजगीर वाज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। क्लियर है ये चीज ना? एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये टूरिस्ट का नंबर 2012 में कितना था, 2013 में कितना था, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंस लिख रहे होते तो मैं बोलता कि टूरिज्म पर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ध्यान रखना 2012 में इतना आया करते थे, अभी इतना आया कर रहे हैं, ठीक है। बट चूंकि ये पीटी स्पेसिफिक क्लास है तो आई वुड सजेस्ट कि इसको हम रहने देंगे,
और जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2022 का जो पार्ट है वो हम ध्यान रखेंगे। ये जो नंबर्स है बेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन का आपने क्लास किया होगा, दीज टू नंबर्स आर गिवन इन व्हाट, इन लैक्स। तो 254.1 लैक्स, 0.86 लाख, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 86,000 आता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज ना। ये जो फिगर है बेटा यहाँ टेबल में दे रखा, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट फिगर, इट इज एन अप्रोक्सीमेट फिगर। एक्चुअल फिगर अगर आप देखोगे तो वो कितना था फॉरेन टूरिस्ट का, 86,000 और 829। उसी तरह इंडियन टूरिस्ट का अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखोगे तो 2,53,30,364 डोमेस्टिक टूरिस्ट। डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया के लोग हैं वही घूमने के लिए बिहार में आ रहे हैं। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट का मतलब जो बाहर से लोग आते हैं बिहार में घूमने के लिए। क्लियर है ये चीज? तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा, सर इतना लंबा डेटा तो हमें दिमाग में नहीं रहेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो अप्रोक्सीमेट फिगर है ना ये दिमाग में रखने का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछेगा, एग्जैक्टली नोबडी विल आस्क यू। ओके, बहुत कम चांस है कि एग्जैक्टली आपसे पूछ लिया जाए। ओके, दिस इज द सेकंड टॉपिक फॉर जनवरी विच वाज इन न्यूज, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर दिस एग्रीकल्चर रोड मैप, प्रपोज्ड एग्रीकल्चर रोड मैप। ठीक है, मैं यहाँ प्रपोज लिख देता हूँ, ये भी आया नहीं है बेटा, ध्यान रखना। कोई बोल दे सर आपने पढ़ाया था ना, प्रपोज्ड अभी आया नहीं, जब आएगा तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये आ गया, अभी तक आया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज बिहार से रिलेटेड तो नहीं है, बट फर्स्ट टाइम विमेन प्रीमियर लीग लॉन्च हुआ इंडिया में। ठीक है, तो विमेन प्रीमियर लीग में आप क्या देखोगे, देर आर टोटल 5 टीम्स। टोटल टीम्स कितनी है, 5 टीम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि कितने पैसे खर्च करके टीमों को खरीदा गया। तो टोटल कितने पैसे खर्च करके किए गए, 4669.99 करोड़, which approximately is how much, 4670 crores। ठीक है, तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड दिस इज अ एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, क्लियर है? अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया, जो अभी डूब रहे हैं, अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड, सबसे ज्यादा पैसा में इन्होंने ही टीम को खरीदा है। अच्छा, कौन कौन से प्लेसेस ने टीम्स को खरीदा है, अहमदाबाद ने खरीदा है, मुंबई ने खरीदा है, बेंगलुरु ने खरीदा है, दिल्ली ने खरीदा है और लखनऊ ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू वुमेन प्रीमियर लीग जो आपको दिमाग में रखने, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि करंट अफेयर्स में आपको इसका सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको इसका सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये न्यूज में क्यों था बेटा, रिसेंटली क्या किया गया है, 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड से लेकर 31 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ये जो पीडीएस शॉप में फूड ग्रेन्स बढ़ते हैं ना बेटा, पहले ये 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया में बांटा जाता था, अब इसको सभी के लिए फ्री कर दिया गया है 1 साल तक। ठीक है, सभी के लिए क्या किया गया है, फ्री कर दिया गया है। तो इससे फायदा कितने लोगों को होगा, ये नंबर याद रखना बेटा, 81.35 करोड़। पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में 81.35 करोड़ ऐसे जनताएं हैं, लोग हैं, बेनिफिशियरीज हैं जिनको इनका फायदा पहुंचेगा 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब पूरे 1 साल के लिए जो राशन है वो फ्री कर दिया गया है कि आप राशन खरीद सकते हो बिना कोई पैसा दिए। पहले 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया देना पड़ता था, अब वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ करंट अफेयर्स जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हम यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट वाले पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में आ जाए, हूबहू यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और इस पॉइंट से मतलब इस टॉपिक से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करके आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मैगजीन है जनवरी का वो अलग से आएगा ही आएगा, जैसे नॉर्मली आता है, फरवरी का भी आएगा,
but here we are reading most important topics. Okay, next. तो आई होप आप इनको जानते होंगे, न्यूज़पेपर में काफी बार इनका चेहरा देखा होगा. तो this Mathili Thakur, she's a singer and she has now been selected by Election Commission of India as state icon for Bihar. ठीक है, तो स्टेट आइकन ऑफ बिहार क्यों सेलेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? ताकि जनता के बीच में, वोटरों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन को फैलाया जा सके. तो इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द वोटर्स. ठीक है, टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द वोटर्स. तो ये ध्यान रखना है. इसके अलावा भी कुछ चीजें थी इनके बारे में विद रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं, एकदम फैक्चुअल चीजें हैं. ठीक है. Sixth important point with respect to current affairs is this first phase of caste based census. तो आपने सुना होगा, अगर आप अपने घर पर होंगे तो आपने देखा भी होगा कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिहार में. और ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है इसका 2 चरण में होना है. पहला फेज वाज फ्रॉम वेयर टू व्हेन टू व्हेन? January 7 to January 2021. Remember these dates. फर्स्ट फेज ऑफ कास्ट सेंसस कब से कब तक था? 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक. क्या कर रहे थे यार फर्स्ट फेज में? व्हाट दे वर डूइंग? फर्स्ट फेज में बेसिकली कौन कितने हाउस होल्ड्स हैं इनको, इनकी मार्किंग की जा रही थी. घर कितने हैं इनकी मार्किंग की जा रही थी. सेकेंड फेज में ये लोग क्या करेंगे कि इन घरों में कितने लोग रह रहे हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है. ठीक है, फिर कितना क्या क्या चीजें रखते हैं ये अपने घर पर, इन सारी चीजों का क्या किया जाएगा, डिटेल और ब्यौरा डाला जाएगा सेकेंड फेज में. तो सेकेंड फेज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम April 1 to April 30. ठीक है, जब शुरू होगा तब इसको पढ़ेंगे. फिलहाल तो फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है 7 जनवरी टू जनवरी 21. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. सेवेंथ इज, चूंकि बिहार से रिलेटेड था, आपने सुना होगा कांग्रेस एक कैंपेन चला रही है भारत जोड़ो यात्रा. ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है बिहार में एंट्री किया था कब? 5 जनवरी को. और बेसिकली ये हुआ कहां पर एंट्री किया था? बांका में. ठीक है, फ्रॉम बांका भारत जोड़ो यात्रा एंटर्ड बिहार. प्लीज ये दो जगह का, ये जगह का नाम और ये डेट याद रखिएगा. नेक्स्ट, हमारे चीफ मिनिस्टर का समाधान यात्रा चल रहा है. ठीक है, तो समाधान यात्रा इन्होंने क्या बोला था, कब से कब तक चलेगा? 4 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक. ठीक है, तो ये भी जनवरी का ही न्यूज है जो आपको दिमाग में रखना है. समाधान यात्रा इज एसोसिएटेड विद व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू नीतीश कुमार. क्या है इनका स्लोगन? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ समाधान यात्रा? आशा, विश्वास और निदान. ठीक है, आशा, विश्वास और निदान. ध्यान रखिएगा, कहीं स्लोगन पूछ दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी. पता चला समाधान यात्रा डेट याद करके गए और पूछा स्लोगन. नेक्स्ट आता है, कोई भी यात्रा बिगिन होता है तो बेसिकली कहां बिगिनिंग पॉइंट है ना वो हम दिमाग में रखते हैं. तो व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट? द बिगिनिंग पॉइंट इज इट स्टार्टेड फ्रॉम 4 जनवरी, जो हमने ऑलरेडी नोट किया. कहां से? वेस्ट चंपारण से. कौन से डिस्ट्रिक्ट से? वेस्ट चंपारण से. देखो जनरली दिमाग में ये रखना ना, नीतीश जी का कोई भी कैंपेन शुरू होता है ना तो ये वेस्ट चंपारण से ही शुरू होता है. ठीक है, लॉजिकल है ये. ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं गांधी जी की जगह से. सो वेस्ट चंपारण समाधान यात्रा. भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू हुआ? बिहार में बांका से. ठीक है, एक 5 जनवरी और एक दिन पहले नीतीश जी का 4 जनवरी. ठीक है, ध्यान रहेगा ये. नेक्स्ट, 9th पॉइंट. रिसेंटली what Bihar government has proposed, बिहार गवर्नमेंट ने 4 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को बोला है कि वो रामसार साइट में डालेंगे. डाला नहीं है, ठीक है, डाला नहीं है, प्रपोजल दिया है कि 4 वेटलैंड्स को हम क्या करेंगे? रामसार साइट में डालेंगे. व्हाट इज अ रामसार? व्हाट इज रामसार? रामसार इज अ सिटी इन ईरान. ठीक है, और रामसार साइट में जाने का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने क्या बोला
ये कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। ताल बरेला ये कहाँ है? वैशाली में। गोगाबिल ये कहाँ है? कटिहार में। और ये नागी नटकी डैम ये कहाँ पर है? जमुई में। तो इन 4 जगहों को हम रामसार साइट में इंक्लूड करेंगे। इसका प्रपोजल दिया है बेटा, ध्यान रखना, बार बार मैं ये बोल रहा हूं, प्रपोजल हुआ नहीं है, प्रपोजल है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द क्वेश्चन आस्क्ड हियर? हो सकता है ये आपको मैच द कॉलम में दे दे कि ये सारे साइट्स कहाँ कहाँ हैं। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, ताल बरेला वैशाली, गोगाबिल कटिहार, नागी नक्की डैम जमुई, ठीक है। तो सर इससे पहले क्या कोई ऐसा साइट है जो कि ऑलरेडी वेटलैंड्स रामसार साइट में हो? तो बिल्कुल है। बिहार हैज ओनली वन साइट, वो भी कहां? काबार झील, इन कांवर झील बोलते हैं या काबर झील बोलते हैं, ठीक है, इन बेगूसराय। तो ऑफिशियली ऑफिशियली बिहार से बस और बस एक साइट है, कांवर झील या काबर झील बोल लो, बेगूसराय, विच इज इंक्लूडेड इन रामसार साइट। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये? नेक्स्ट, बिहार ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना राबी सीजन 2023 के लिए ये लोग क्या करेंगे? ये सहायता देंगे। कितना सहायता देंगे? 7500 रुपया। और अगर आपका नुकसान 20% से ज्यादा है, मान लो आपने एक खेत में फसल लगाया 100 किलो, ठीक है, आपकी उम्मीद है कि 100 किलो होगा उससे, बट से फॉर एग्जांपल 30 किलो हो गया या 35 किलो हो गया, तो नुकसान ज्यादा हो गया ना बेटा, 20% से ज्यादा, ठीक है। तो अगर नुकसान ज्यादा है 20% के, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 10,000 पर हेक्टेयर। तो इट इज अंडर दिस बिहार राज्य फसल सहायता योजना, ठीक है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, ध्यान रखना, दो अमाउंट है। 7500 रुपए कब? जब आपका नुकसान 20% से कम होगा। 7500 से 10,000 कब? जब आपका नुकसान 20% से ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ एक चीज और जो मेरे जो भी टीम है वो मेरे को बोलते रहती है कि ये बार बार बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते रहना, जो मेरे से होता नहीं है, ठीक है। सो वो कर लेना यार तुम लोग, ठीक है, क्लास कर लो उसके बाद कर लेना। इन नेता को तो हम अच्छे से पहचानते होंगे, इनको बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, शरद यादव। रिसेंटली इनका 12 जनवरी 2023 को इनका डेथ हुआ, ठीक है। चूंकि ये बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, वैसे भी इंडिया के पॉलिटिक्स पर भी बहुत बड़े नेता हैं, नेता थे, तो इनके बारे में भी थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और आप क्या देखते हो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर दे रखी हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस 3 स्टेट से लड़े। शायद ही ऐसा कहीं होता है कि 5-6 स्टेट से कोई लड़ता हो या 3-4 स्टेट से कोई लड़ता हो इलेक्शंस। इन्होंने लोकसभा इलेक्शन 3 स्टेट से लड़ा है। 2 बार मध्य प्रदेश से, ठीक है, 1 बार उत्तर प्रदेश से, और 4 बार बिहार से। तो व्हाट आर द 3 स्टेट्स? बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से शरद यादव ने इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस नहीं लड़ा हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये लिख देंगे, चौथा लिख देंगे झारखंड। आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये नॉट वाला जो क्वेश्चन है ये काफी दिक्कत करता है, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो यहां तक, एनीथिंग जो भी क्लास में है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर? नेक्स्ट इज मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क। व्हाट इज मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क? मल्टी मोड का क्या मतलब होता है? मल्टी मोड का मतलब हुआ कि सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू मूव द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ओके। तो मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो फॉर मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बनाया गया जा रहा है वो कहां बनाया जा रहा है? चेन्नई में बनाया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बिहार में भी एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है जो कि
पहला होगा अपने तरह का बिहार में, और ये कहां बनाया जा रहा है? फतुआ। याद रखिएगा, पटना के पास एक जगह है फतुआ, वहां पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है बिहार में, एंड इट विल बी द फर्स्ट टू गेट कमीशन इन बिहार। ठीक है। 13, when it comes to sports and with respect to Bihar, you see what, ये जो रणजी ट्रॉफी 2022-2023 का जो प्लेट ग्रुप टाइटल है, वो किसने जीता? बिहार ने जीता। किसको हराकर? मणिपुर को हराकर। ये प्लेट ग्रुप टाइटल क्या होता है? क्या हम सबको पता है रणजी ट्रॉफी दो ग्रुप्स में खेला जाता है? रणजी ट्रॉफी जो है दो ग्रुप्स में खेला जाता है, एक मेन टीम्स होती हैं और एक जो पीछे रैंकिंग्स में रहती हैं उनकी टीम्स होती हैं। ठीक है। तो ये जो प्लेट ग्रुप टाइटल है, ये जो रैंकिंग्स में नीचे रहते हैं उनके लिए होता है, वरना नंबर ऑफ जो मैचेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे मेन रणजी ग्रुप्स में। तो बिहार ने कौन सा टाइटल ग्रुप जीता है? प्लेट ग्रुप टाइटल जीता। ये ध्यान रखना, रणजी ट्रॉफी नहीं जीता। रणजी ट्रॉफी के अंदर जो प्लेट ग्रुप टाइटल है, प्लेट ग्रुप जो है उसका खिताब जीता है। ठीक है। दो अलग अलग किताबें होती है रणजी ट्रॉफी की, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 14, पंडित अभय नारायण मलिक, he was from Darbhanga. Recently he died and hence his name was in news. He was famous for what? ध्रुपद सिंगिंग। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जब आप पढ़ते हो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो कभी काफी तरीके के सिंगिंग स्टाइल्स को हम वहां पर देखते हैं। तो ध्रुपद उनमें से एक मेन सिंगिंग स्टाइल है जो कि मिडिवल टाइम्स पर इंडिया में डेवलप हुआ। ठीक है। अमीर खुसरो को बोला जाता है कि इन्होंने ध्रुपद स्टाइल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और इन्हीं की वजह से वो ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज व्हाट? फेमस। ध्रुपद स्टाइल ऑफ क्लासिकल सिंगिंग में क्या होता है बेटा? थोड़ा सा फास्ट टेम्पो में कहानी चलती है। ठीक है। तो वेरी ओल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ सिंगिंग। उनके प्रमोटर थे ये पंडित अभय नारायण मलिक, जिनका अभी डेथ हो गया। चूंकि ये बिहार से बिलोंग करते थे तो एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। ओके। तो इन 14 पॉइंट्स तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ ऐसा चीज हो जो नहीं समझ में आ रहा हो? इट्स अ वन लाइनर। बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स है इट्स अ वन लाइनर, तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। ठीक है। और एग्जाम तो अभी होना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम में। तो सिंस वी हैव दैट टाइम, तो एक दिन में तो याद नहीं करना ना, अभी यू हैव टाइम, धीरे धीरे करके याद करो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हाँ, वेयर यू विल गेट द पीडीएफ? अभी तो फिलहाल ऐप पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे ऐप पर पीडीएफ अवेलेबल होगा अंडर 69th प्रीलिम्स बैच जो है उसके अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली वहां से डाउनलोडेबल होगा सभी के लिए, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके। बाकी जिनको ऐप का लिंक चाहिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर जाकर आप जुड़ सकते हो, वहां पर आप नंबर मांग सकते हो, हमारे ऑफलाइन विजिट कर सकते हो हमारे सेंटर्स को। ठीक है। यू कैन डू दैट। किसी को कोई दिक्कत हो तो यू कैन मैसेज हियर आल्सो, नंबर जो दे रखा है वहां पर, वी विल हेल्प यू विद दैट। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स। ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स काफी लोगों को दिया जाता है। ठीक है। पद्मा अवार्ड्स में तीन तरीके के पद्मा अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है। तो पद्म विभूषण पद्मा अवार्ड्स में सबसे ऊपर पर है। तो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इनके नाम हम क्या करते हैं? याद रखते हैं। ठीक है। इनके नाम हम क्या करते हैं? याद रखते हैं। इन 6 के नाम यहां पर दे रखे हैं, प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है, क्या पद्मा अवार्ड जो है मरणोपरांत यानी डेथ के बाद पोस्टमसली दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है आफ्टर डेथ, है ना, पोस्टमस। पहली चीज। दूसरी चीज पद्मा अवार्ड्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये कि इट इंक्लूड्स कि पर्सन, ये जो एनआरआई होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उनको भी मिल सकता है। ठीक है। उनको भी क्या किया जा सकता है? मिल सकता है। ठीक है। तो 6 पद्म विभूषण वाले हो गए, और पद्मा अवार्ड्स में वो नाम, एक तो 6 विभूषण वाले, और वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि स्पेसिफिक बिहार से हो। ठीक है। तो बिहार से 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। सुभद्रा देवी, ठीक है, फॉर हर आर्ट, मैसी आर्टिस्ट है ये। ठीक है। उनके लिए इनको मिला है।
सेकेंड इज कपिल देव प्रसाद, इनको भी बावन बूटी आर्ट के लिए मिला गया है पद्मश्री। और तीसरा इनका नाम तो हम सब जानते होंगे, आनंद कुमार, हाँ, सुपर 30। तो उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आनंद कुमार को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो हाईली फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार, यू मस्ट नो, ओके, पता होना चाहिए। दे कैन आस्क यू ऑल दीज थिंग्स। पद्मा अवार्ड्स इज द 15th पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंडिया की तरफ मूव करेंगे। इंडिया की तरफ अगर आप मूव करो तो आप क्या देखते हो, ये आलोक शर्मा थे। आलोक शर्मा ने बेसिकली ये जो कॉप 27 कॉप 26 जो यूके में हुआ था, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसका, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कंट्रीज जब मिलकर बातचीत करती है ना तो उसे बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ऐसी 26 बार बात 27 बार बातचीत हुई है, 26वें बार में ये कहा हुआ था, यूके में हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, आलोक शर्मा। तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें क्या मिला, नाइटहुड, ठीक है। तो अब से इनके नाम के आगे क्या लगेगा, सर आलोक शर्मा, ठीक है। नाइटहुड का यही मतलब होता है, सर की टाइटल से इन्हें क्या गया, नवाजा गया। ऑब्वियसली इंडियन नहीं होंगे क्योंकि इंडियंस कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट टाइटल्स, नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना हम, हमारा संविधान, हमारा फंडामेंटल राइट ये बैन करता है। 17 इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये जो लैपटॉप हो गया, ये जो मोबाइल्स वगैरह जो आप यूज करके फेंक देते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह हो गए जो यूज किया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट, ई वेस्ट मैनेजमेंट। रिसेंटली व्हाट दे हैव डन, ये जो गवर्नमेंट है दे हैव अनाउंस्ड न्यू रूल्स ऑन, ये अनाउंसमेंट हुआ है 2 नवंबर 2022 को, ठीक है। नए रूल्स 2 नवंबर 2022 को अनाउंस हुए हैं। इफेक्टिव कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, it will be effective from 1st April 2023, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है ये डेट आपको यूपीएससी में भी देखने को मिल जाए, सिविल सेवा परीक्षा, हो सकता है एक क्वेश्चन उसमें भी आए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट, ओके। दिस क्रिएचर वाज इन न्यूज, ठीक है, दिस लिविंग क्रिएचर वाज इन न्यूज, व्हाई, दिस इज द लिविंग क्रिएचर विच इज एंटायरली ट्रांसपेरेंट, मतलब एक साइड से आप दूसरे साइड दे सकते हो एक्स, सिर्फ और सिर्फ आई को छोड़ के, इनका आई बस खाली पिगमेंटेड होता है, बाकी पूरी बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इट्स टोटली ट्रांसपेरेंट, ओनली इट्स आईज इज पिगमेंटेड। क्या है इसका नाम, सिस्टिसोमा, ये भी न्यूज में था। कौन से न्यूज में था, ये जो बिहार में जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं आपके हिंदी में, उन्हीं हिंदी न्यूज़पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन, तो इसका भी जस्ट टेस्ट रन हुआ था, कहा, दिल्ली में, इन नेशनल कैपिटल रीजन। कितने किलोमीटर पर ट्रेन टेस्ट हुआ था जिसे हम हाई स्पीड बोल रहे हैं, 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो नई दिल्ली से गाजियाबाद वाला जो रूट है वहां पर हमने इसको टेस्ट किया था, इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन। रिसेंटली अ प्रोडक्ट कॉल्ड नैनो यूरिया वाज लॉन्च्ड, ठीक है। नैनो यूरिया, यूरिया कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर। और नैनो यूरिया बेसिकली लॉन्च किया गया था, और इनको लॉन्च किसने किया, ठीक है, इनका जो लॉन्च करने के लिए जो बताया गया वो किसने बताया, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक, फायदा क्या होगा नैनो यूरिया लॉन्च करने से, डू यू हैव एनी आइडिया। देखो नैनो यूरिया बेसिकली क्या करता है, सर PDF अवेलेबल करवा दीजिएगा आज ही, कोशिश करेंगे बेटा अवेलेबल हो जाए। नैनो यूरिया बेसिकली क्या करता है, ठीक है, विल कीप दैट इन माइंड, ओके, आज करवा देंगे अवेलेबल। नैनो यूरिया क्या करता है, ये जो रिक्वायरमेंट है, मान लो आप नॉर्मल यूरिया यूज कर रहे हो एक पीस ऑफ लैंड में, ठीक है, हो सकता है आपको 100 किलो यूरिया यूज करना पड़े, बट आप जब नैनो यूरिया यूज करते हो तो हो सकता है आपको 10 किलो यूज करना पड़े। तो बेसिकली इट रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट, कम यूज कर रहे हो तो कम पैसा खर्च होगा ना, क्लियर है। प्लस ये नैनो यूरिया क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसके अलावा
अगर आप इसे जमीन में डालते हो तो इट इंप्रूव्स योर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। फार्मर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है आपके क्रॉप का। अगर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, फार्मर का इनकम भी डबल होगा, ठीक है। और सस्ता तो होगा ही कन्वेंशन यूरिया से। तो अब्जॉर्प्शन रेट जो है, नैनो यूरिया जब डालोगे तो धीरे धीरे चीजें अब्जॉर्ब होंगी और जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ये फायदे हैं नैनो यूरिया के, ठीक है। इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो, है ना। इस टॉपिक को कैन यू यूज इट इन मेंस, रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट बन सकता है ना। बट पीटी में आपसे कोई इसका फंक्शन नहीं पूछेगा कि नैनो यूरिया क्या है। नैनो यूरिया अगर आपसे पीटी में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि नैनो यूरिया को किसने रिकमेंड किया। तो आईसीएआर ने क्या किया है, रिकमेंड किया, और बनाया किसने है, इफको ने, ठीक है। बनाया किसने है, इफको ने, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 21। रिसेंटली यू हैव हर्ड दैट, ये बजट में भी था और न्यूज़पेपर में भी था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो यूपीएससी में देखने को मिलेगा आपको, या तो बीपीएससी में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं तो ये आएगा ही आएगा, इसकी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है बेटा, ठीक है। तो लक्ष्य क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम हम प्रोड्यूस करेंगे, कब, 2030 तक। जब हम 2030 में पहुंचेंगे तो हमारा लक्ष्य क्या है, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन को क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। बाकी जो चीजें आपको यहां पर लिख के दे रही हैं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रीन हाइड्रोजन में पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन, आखिर ये है क्या। डू यू हैव एनी आइडिया क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन आप कैसे बना सकते हो, वाटर का मॉलिक्यूल लो, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल लो, उसको उसमें इलेक्ट्रोड्स डालो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन निकलेगा, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो वो क्या हो सकता है, या तो थर्मल पावर प्लांट से आए या तो सोलर पावर प्लांट से आए, है ना। तो अगर थर्मल पावर प्लांट को यूज करके अगर आप हाइड्रोजन वगैरह बना रहे हो तो उस हाइड्रोजन को हम ग्रे या फिर ब्लैक हाइड्रोजन के कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके आप हाइड्रोजन बना रहे हो तो उस हाइड्रोजन को हम कहां डालते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में। समझ आया व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। बेसिक थिंग इज व्हाट कि आप हाइड्रोजन बना किस एनर्जी से रहे हो। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन बना रहे हो तो इट्स अ ग्रीन हाइड्रोजन, अदरवाइज इट्स अ ब्लू ब्लैक पर्पल, बहुत तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, बट हमारा पर्पस क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विद रेस्पेक्ट टू प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं ये, व्हाई डू वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस, to commemorate the return of the greatest NRI of India, Mahatma Gandhi. He returned from South Africa on 9th January, ठीक है। 9 जनवरी 1915 में ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न करते हैं, तो उनके रिटर्न को कोमेमोरेट करने के लिए हम क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। तो इस बार जो आपने ये दिवस मनाया ये कौन सा हुआ था, 17th, और ये आपने कहा मनाया, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ है, इंदौर की सिटी में, ठीक है। क्लियर है ये चीज, सभी को ये चीज क्लियर है, इंदौर में आपने इसको सेलिब्रेट किया। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अमृतकाल। बहुत बार आपके आंख के सामने से गुजर गया होगा ये अमृतकाल, भारत का अमृतकाल। अमृतकाल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमृतकाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमृतकाल।
क्या मतलब है अमृतकाल का? अमृतकाल का मतलब है नेक्स्ट 25 ईयर्स, मतलब 2022 से अगला 25 साल। कब तक हो जाएगा वो? 2047 तक। तो 76th to 100th year anniversary of getting India's independence is what अमृत काल is। तो 25 साल का ये जो ड्यूरेशन है दैट इज व्हाट अमृत काल। ध्यान रहेगा, नेक्स्ट 25 ईयर्स। और ये नेक्स्ट कब से काउंट करना शुरू करेंगे? 2022 से। आजादी का अमृत महोत्सव वो तो हम इस साल मना रहे हैं, बट अमृत काल का ड्यूरेशन ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए मेंबर्स आए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए मेंबर्स आए हैं। इंडिया इसके पहले मेंबर था नॉन परमानेंट सीट का, और इंडिया अब हट गया है, बाकी 5 नए मेंबर्स आए हैं। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि न्यूज में था तो यहां लिख दिया गया। ठीक है, बाकी फिर से भारत जोड़ो यात्रा आ गया। इसमें आप क्या देखते हो कि भारत जोड़ो यात्रा एंडेड वेयर ऑन जनवरी 30 इन श्रीनगर। कहां एंड हुआ? ध्यान रखिएगा। स्टार्ट कहां हुआ था? कन्याकुमारी। और कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 7। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बेटा ये जो अभी भारतीय प्रवासी दिवस पढ़ा ना हमने, उसी के साथ साथ ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी वही हुआ था जहां भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो 8 से 10 इन्होंने पीबीडी सेलिब्रेट किया, 11-12 को इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सेलिब्रेट किया। कहां? ये भी इंदौर में। तो वो भी इंदौर में हुआ था और ये भी इंदौर में हुआ था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली आप क्या देखते हो कि ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे कि रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम? वाटर विजन एट 2047। 2047 में हमारे वाटर का विजन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए ताकि 2047 में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या हो? पानी हो। ठीक है, क्लियर है? थीम पूछा जा सकता है आपसे ऑल इंडिया वाटर कॉन्फ्रेंस का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां हुआ था ये मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस? भोपाल में। ऑब्वियसली जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जनवरी में ही हुआ होगा। इनका डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरनेट, सॉरी फॉर द इंटरनेट। लेट्स स्टार्ट। अभी भी दिक्कतें हैं। आई एम टेकिंग माय योर क्लास फ्रॉम मुंगेर। ओके, बिहार में ही हूँ, बिहार से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप में से कोई भी अगर मुंगेर का बच्चा है तो मुझसे मिलने भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा तो इशू है यहाँ पर अभी भी, बट ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे लाइफ में, ऐसा थोड़ी है प्रॉब्लम से डर कर भाग जाएंगे, है ना। चलिए, इंटरनेट का इशू था, वी आर बैक अगेन। नेक्स्ट, 27th में आप क्या देखोगे? इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है कौन? इंडिया। और रिसेंटली इसने जापान को सरपास किया ना, जापान के आगे निकल गया, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। तो सर लार्जेस्ट कौन है? सबसे आगे चाइना, फिर यूएस, और फिर इंडिया। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर इन विच द व्हीकल मार्केट एग्जिस्ट। सबसे आगे चाइना, फिर यूएस, और फिर इंडिया। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में रिसेंटली क्या किया गया है? एक ऑल वुमेन टीम फ्रॉम इंडिया हैज बीन सेंट टू कीप पीस इन द रीजन ऑफ सुदान एंड साउथ सुदान बॉर्डर। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया ने अभी ऑल वुमेन टीम भेजा है अंडर व्हाट? यूएन पीस कीपिंग फोर्स ऑन विच बॉर्डर? सुदान एंड साउथ सुदान बॉर्डर। तो क्या इंडिया ने ये पहली बार किया? नहीं, इसके पहले भी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। कहां? इन लाइबेरिया इन 2007। बट रिसेंटली कहां भेजा है? सुदान, साउथ सुदान।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 29th, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप क्या देखोगे कि फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड कब आया था, 1985 में। और अभी कितने साल हो गए, 15 प्लस 20, 35 प्लस 3 और जोड़ लो, 38 साल के बाद हम नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड को क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आज के समय की जो रिक्वायरमेंट है उसे क्या की जाए, फुलफिल की जाए। देखो समय के साथ साथ कोड्स वगैरह क्या होने चाहिए, रिवाइजन होने चाहिए। पहले क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट ग्रिड पर था, नहीं था, अब ग्रिड पर है। तो इन सारे चीजों की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हमें इन सारे कोड्स को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। पहली बार कब फॉर्मुलेट हुआ था, 1985, और नया अभी रिवाइज हम कर रहे हैं जो 2023 में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप लाइन, फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, तो इस पाइपलाइन को बेसिकली हम कहां से कनेक्ट कर रहे हैं, यहां आपको दिख रहा है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कैन यू सी दिस नुमालीगढ़ रिफाइनरी, राइट साइड में फिगर को देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी राइट साइड में आपको दिखेगा। यहां से हम बांग्लादेश में पाइपलाइन कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम फ्यूल सप्लाई कर सकें बांग्लादेश को। ठीक है, तो इस पूरी पाइपलाइन का जो लेंथ है दैट इज व्हाट 131.5 किलोमीटर, जिसमें कि 126.5 बांग्लादेश में और बाकी बचा 5 किलोमीटर इंडिया में। ये पाइपलाइन से कौन सा फ्यूल सप्लाई होगा, डीजल। ठीक है, तो डीजल इंपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश ने इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हम सप्लाई करेंगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज वगैरह अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सुना ही होगा, नाटू नाटू गाना भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो इनका जो तेलुगु वर्जन है उन्हें बेसिकली क्या मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, बेसिकली जनवरी में अवार्ड हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज में है। याद रखिएगा, नाटू नाटू सॉन्ग तेलुगु वर्जन। ठीक है, ये वाला पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा हर महीने में रिवाइज होता रहता है, नॉट रिक्वायर्ड। इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आप क्या देखोगे कि नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने हैं, टोटल 3 सोसाइटीज, नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है, जिसमें से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर सीड। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो भी कोऑपरेटिव्स हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर आपके जो पैक्स हो गए, दे हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टू कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्फ, कि आपस में आइए, जुड़िए, और एक अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स आप क्या करें, किसानों तक पहुंचाएं, ताकि इनका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या कर सकें, हम बढ़ा सकें। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। E20, ये तो हमें पता होगा, G20, E20। E20 क्या है, पेट्रोल के साथ 20% इथानॉल मिक्स करना। 20% इथानॉल को जब हम मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ, तो दैट इज नोन एज व्हाट, E20 फ्लेक्स फ्यूल। ठीक है, तो जो टारगेट है सरकार का कि 20% इथेनॉल हमें क्या करना है, ब्लेंड कर देना है, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, पेट्रोल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, घट जाएगा। 20% आप इथेनॉल डालोगे, मान लो पहले 1 लीटर है, तो 1 लीटर में 0.8, 100 लीटर है मान लो, 100 लीटर में 80 लीटर क्या है, पेट्रोल, और 20 लीटर अब क्या है, इथेनॉल। पहले क्या होता था, 100 का 100 लीटर इज पेट्रोल। तो 100 का 100 लीटर अगर पेट्रोल है, तो आप क्या करोगे, 100 लीटर जो क्रूड ऑयल है वो ज्यादा इंपोर्ट करोगे 100 लीटर पेट्रोल के लिए। तो अगर अब आपको सिर्फ 80 लीटर पेट्रोल का रिक्वायरमेंट है, तो आप कम इंपोर्ट करोगे, है ना। तो जब आप कम इंपोर्ट करोगे, तो आप क्या बचाओगे, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो एक कारण क्या है फ्लेक्स फ्यूल को इंट्रोड्यूस करने का, कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। दूसरा चीज, इथेनॉल को जब आप पेट्रोल में ब्लेंड करोगे, तो पर्यावरण पर जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड E20 फ्लेक्स फ्यूल। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। E20 20 का मतलब क्या है, 20% इथेनॉल।
ठीक है, मिक्सिंग विथ व्हाट, पेट्रोल। टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक, ही बिकम्स व्हाट, ही वॉन्स 22nd ग्रैंड स्लैम विन। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता और बराबर कर लिया राफेल नडाल जो है, वो उन्होंने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीता है, उनके बराबर आ गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता। हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। उसी तरह फीमेल में आप क्या देखोगे, अरण्या सबलेंका जो है, इन्होंने 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो इट इज विद रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ और पहली बार ही कौन जीता, इंडिया। द इनॉग्रल अंडर 19, ये ध्यान से रखना, अंडर 19, सिर्फ T20 नहीं, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप वाज वोन बाय होम, इंडिया। ठीक है, क्लियर है। बाकी यहां पर डिटेल्स दे रखा है, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच, नंबर देना भूल गए, 34, दिस वाज 35, दिस इज 36। आज तक पर आता है ना वो, फटाफट फटाफट तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, है ना। 37 हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, जर्मनी ने जीता। कहां हो रहा था, इंडिया में। इंडिया में कहां हो रहा था, उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहां हो रहा था, दो सेंटर्स थे, भुवनेश्वर और रौलकिला। ठीक है, आप क्या देखते हो कि लगातार इंडिया ने 2 बार हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया और दोनों ही बार कहां ऑर्गेनाइज हुआ, उड़ीसा में। ठीक है, टोटल में अगर देखा जाए तो इंडिया ने 4 टाइम हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, और अभी जो किया है ऑर्गेनाइज, इसने लगातार किया है। पिछला बार वाला भी ऑर्गेनाइज किया, प्री कोविड और कोविड के बाद वाला भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। हुआ द विनर, जर्मनी। किसको हराया था, बेल्जियम को। इंडिया वाले तो पहले ही बाहर हो गए थे। इनके मैस्कॉट कौन थे, ऑली। मैस्कॉट क्या होता है बेटा, व्हाट इज मैस्कॉट, क्या दिख रहा है फिगर, कैन यू सी दिस फिगर, ये है मैस्कॉट। ठीक है, बाकी डेट भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, 13 से 29। ठीक है, तो ये होते हैं मैस्कॉट, दिस इज ऑली, इसी को ऑली बुला रहे हैं। इसके बारे में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी ने नहीं सुना हो। लगातार 10-15 दिन न्यूज में छाया हुआ था, गंगा विलास क्रूज। ठीक है, तो गंगा विलास क्रूज चूंकि बिहार में भी आया, बिहार के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था इंडिया में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश, ये रूट दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस रूट। तो वाराणसी से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंचेगा, डिब्रूगढ़। ये रहा डिब्रूगढ़, कहां है ये, असम में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और बीच में आपको ये बांग्लादेश दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैप के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत चीजें भी याद हो जाएंगी। अच्छा, इतना लंबा रूट है, डिस्टेंस क्या है इस रूट का, 3200 किलोमीटर। कितना दिन लगेगा, 51 दिन। कितना दिन लगा, सॉरी लगेगा क्या, कितना दिन लगा, 51 दिन। ठीक है, इस 3200 किलोमीटर को घूमने के लिए कोई एक रिवर तो नहीं है ना बेटा, काफी सारे रिवर्स का अमेलगमेशन है। तो आप क्या देखते हो, 27 रिवर सिस्टम वाज यूज्ड। ठीक है, 27 रिवर सिस्टम वाज यूज्ड। ये जो क्रूज था, ये जो जहाज था, आप उसको क्या देखोगे, इट वाज 62 मीटर्स इन लेंथ, 12 मीटर्स इन विड्थ एंड ड्राफ्ट कितना था, 1.4 मीटर्स। इस तरीके का क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछना छोड़ दिया है। क्या पूछ सकता है, कितने दिन का वॉयज, डिस्टेंस कहां से शुरू हुआ, कहां एंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज केरला बिकेम, ये कौन सा नंबर है यार, 38 39, रिसेंटली कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है, इट बिकेम व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब यह है कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में 10 साल के उम्र के बच्चे या फिर उसके ऊपर जो है, दे नो बेसिक थिंग्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सर ऐसा क्या है इसमें, तो हमें भी पता है, हमें पता है सर,
बॉस, बट 10 साल के बच्चों का यहाँ पर एज लिया जा रहा है, एज ऑफ 10 अबव, ठीक है, अबव द एज ऑफ 10। हमने भी तो बाद ही में पढ़ना शुरू किया ना। मिस यूनिवर्स 2022, तो यूनाइटेड स्टेट्स की गैब्राइल है, उन्हें मिला है मिस यूनिवर्स, ठीक है। एक ग्रुपिंग्स, एक ग्रुप या एक रिप्रेजेंटेशन हुआ था लोगों का जिसको हम बुलाते हैं थिंक 20, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ G20 ग्रुपिंग्स, थिंक 20। और ये जो थिंक 20 का कन्वेंशन था, ये कहाँ हुआ था? भोपाल में। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सके थिंक 20 की जो ग्रुपिंग, जो सिटिंग हुई, वो कहाँ हुई इंडिया में? तो दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ये सारे जगह दे सकता है और आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि थिंक 20 की बैठक कहाँ हुई, कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। नेक्स्ट इज INS वागीर, इट इज व्हाट? सबमरीन। वागीर क्या है? सबमरीन, ठीक है। तो याद रखिएगा व्हाट इज INS वागीर, इट इज सबमरीन, ठीक है। रिसेंटली वी सॉ दैट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जो कि फ्रांस की थी, लुसील रैंडन, शी डाइड एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 118, ठीक है। ये पिक्चर लगा है उनका, ध्यान से देख सकते हो। 44th 74th रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड। एंड यहां पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत क्या है, ये जो राजपथ है, राजपथ का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। ध्यान रहेगा सभी को, राजपथ का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे, वो क्या थे? हमारे चीफ गेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दो चीजें, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट आपके अल सीसी इस बार के क्या थे? चीफ गेस्ट। हालांकि इंडिया ने निजाम की टाइटल को अबॉलिश कर दिया है, सरकार ऐसी कोई टाइटल नहीं देती निजाम की, बट रिसेंटली व्हाट वी कैन सी कि जो 8th निजाम थे, ही डाइड एंड हिज सन मीर मोहम्मद अजमत अली खान अजमत शाह was given the title of 9th निजाम of हैदराबाद by its family। सरकार नहीं देती बेटा, फैमिली ने दिया, ठीक है। 46th फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। एंड 47th इज कि इंडिया ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है टू रन द मोबाइल फोन, जिसका नाम क्या है? भार OS। तो ये इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड बाय व्हाट? IIT मद्रास, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत को बेसिकली ये दिनाता है भार, आत्मनिर्भर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो भार OS, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय whom? IIT मद्रास, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर जनवरी करंट अफेयर्स फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा आपको जो मंथली मैगजीन है वो भी मिलेगा, और इस PDF का कैसे भेजना है, आस्क मोस्ट प्रोबेबली आपके टेलीग्राम चैनल पर, और वहां नहीं तो ऐप पर तो ये अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप ऐप पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? बाकी पढ़िए, ठीक है। और भी जो चीजें हैं इथेनॉल के बारे में, हम जो अपनी PT की क्लास है वहां पर पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज बनाइए आप लोग, हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो काफी कंप्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है बेटा, वो 50 टेस्ट है उसमें, ठीक है। सेक्शनल प्लस 20 फुल लेंथ टेस्ट है, इतना बनाकर जाइए। 90% क्वेश्चंस जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिछले बार भी आए थे, हर बार आता रहता है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो प्लीज डू इट, ठीक है। जिनको भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप, जो यहाँ नीचे दे रखा है, with respect to courses, with respect to doubts, with respect to anything, PDFs and all those things, you can do it। लास्ट का वेट मत करना कि लास्ट में तैयारी करेंगे 1 महीना पहले, अभी से कर लो धीरे धीरे करके, लास्ट में प्रेशर नहीं पड़ेगा, लास्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट के लिए मत वेट कीजिएगा बेटा, ठीक है, अभी से पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए और कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।